तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मोचेंग को ब्लड स्लगर की मदद से लुओ क्लैंग का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर मिल जाता है, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए मोचेंग अपने घर ही जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे लुओ क्लैंग का एक एल्डर मोचेंग के ऊपर हमला कर देता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए मोचेंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोचेंग के अंकल अपने कुछ साथियों को लेकर मोचेंग को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं वो एल्डर अपने हेवनली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मोचेंग के ऊपर पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए मोचेंग ने अपने सन लुअर डेथ मार्क को ओपन कर लिया होता है। यहाँ पर मोचेंग को ये बात पता लग जाती है कि मैं इससे सामने की फाइट में नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे जल्द ही अपने ग्रेट बुद्धा आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करना होगा। और अभी मोचेंग ये सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक राइनोसोरस नाम का स्पिरिट आकर उसके अटैक को डॉज कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देख वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोचेंग के अंकल वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सीधे ही मोचेंग के पास आते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लगता है मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर हो गई। जिस पर मोचेंग कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टाइम पर आए हैं। मोचेंग के अंकल पीछे की ओर मुड़ते हैं और उस एल्डर को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे भतीजे पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर थोड़ी देर में ही वहां पर सभी एल्डर्स भी आ जाते हैं, जिसे देख वो एल्डर कहता है कि आखिरकार ये सभी इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। और वो एल्डर इतने ज्यादा एल्डरों की तादाद देखकर वहां से चुपचाप वहां से निकल जाता है। और तभी अंकल जोंग मोचेंग से कहते हैं कि मैं उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जिस पर मोचेंग उन्हें उसके पीछे जाने से मना करता है और कहता है कि चलिए घर, मुझे फादर से कोई जरूरी बात करनी है। और फिर वो सभी घर पे आ जाते हैं और वो सीधे ही आकर मोचेंग के फादर को ये सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि मैं तो उसे मारने ही वाला था, लेकिन मोचेंग ने ही मुझे रोक लिया। फिर मोचेंग के डैड उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम तुम्हारा बदला उससे जरूर ले लेंगे, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि तुम आखिरकार अपनी पावर को इतना बढ़ा सकते हो कि तुम उसके हाथों से निकल आए। और फिर मोचेंग अपने फादर को बताते हुए कहता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल लेवल मूवमेंट के मिडल लेवल पर पहुंच चुका हूँ। उसके फादर खुश होते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहीं बात की जाए उस एल्डर की जिसने तुम पर अटैक किया था, वो तो एक स्पिरिचुअल लेवल पर है। तुम चाहे अपनी पूरी पावर का भी इस्तेमाल क्यों ना कर लेते, लेकिन तुम उससे नहीं जीत सकते थे और इसमें तुम्हारी जान आसानी से चली जाती। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है और उसके फॉर्मेशन में जो बंदे फंस जाते हैं वो मारे ही जाते हैं। इस पर मोचेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने आपको शायद पता नहीं कि मैंने उसके फॉर्मेशन को काफी आसानी से तोड़ दिया था। और उसकी बातों को सच रखने के लिए उसके अंकल भी उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मोचेंग ने बिल्कुल ही उसके फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। मैं ये बात सोचकर हैरान हूँ कि जब तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा तब तक तो मोचेंग उसके साथ काफी आसानी से और टक्कर की फाइट दे रहा था। फिर मोचेंग ने अपने पास से एक कॉपर आर्टिफैक्ट निकालता है और अपने डैड को देता है और कहता है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। उसके डैड उसे देख उसे बताते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जिन्यू बर्ड का एक पैटर्न की है। जो सुन मोचेंग एंड उसके अंकल काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके पास आ जाते हैं। जिन्यू बर्ड का नाम सुनकर मोचेंग एंड उसके अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में तो बर्ड्स के एक लिस्ट है और जिन्यू बर्ड उन सभी में से 11वें नंबर पर आता है। इस लिस्ट का नाम अर्थ लिस्ट कहा जाता है। फिर मोचेंग के फादर इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने स्पिरिट फायर ईगर को बाहर निकाल लेते हैं। मोचेंग के फादर जैसे ही उस कॉपर आर्टिफैक्ट को उस बीस्ट के सामने करते हैं तो वो बीस्ट डर के पीछे हो जाता है, जिससे बात ये साफ जाहिर हो जाती है कि जरूर ही जिन्यू बर्ड का ही एक आर्टिफैक्ट है। और फिर वो बताते हैं कि इस जिन्यू बर्ड की इस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर लुओ फेंग क्लैन के लोग इस कॉपर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर जिन्यू बर्ड को अपने वश में करना चाहते हैं ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकें। वो सभी अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि वो जिन्यू बर्ड का अकेले ही सामना कर सकें। और फिर मोचेंग के फादर अपनी थोड़ी सी पावर उस कॉपर क्रिस्टल में डालते हैं और उसमें से एक फॉर्मेशन निकलती है, जिससे साफ पता लग जाता है कि जिन्यू बर्ड अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में ही किसी कारण से उसका एवोल्यूशन फेल हो जाता है और इसी कारण वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है और यही मौका है कि लुओ फैमिली इस जिन्यू बर्ड से फायदा उठाना चाहती है। मोचेंग के फादर बताते हैं कि इस ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता और वैसे मैं ये बात बता दूं कि ये इस टेक्निक को तुम्हारी मदर ने बनाया है। टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदर ही कल्टीवेट करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे सवाल का जवाब वही दे सकती हैं। और उसके फादर अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सच में फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा पावरफुल होगे और हमारी फैमिली में जितने भी ज्यादा राज हैं वो सभी तुम्हारे आगे चलकर सब पता लग ही जाएंगे। और फिर वो दोनों सीधे ही एक एरिना में आ जाते हैं क्योंकि वहां पर उनसे मिलने के लिए एक मास्टर आया होता है। वो मास्टर वहां पर काफी ज्यादा फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होता है, जिसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं
मैं अपने क्लैन के लिए एक फॉर्मेशन बनवा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल कर हमारे सभी क्लैन के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा आसानी से अच्छी टेक्निक्स का यूज़ कर पाएंगे। इन मास्टर का नाम है वोंग लियन। लेवल 1 के स्पिरिचुअल मास्टर हैं। इतने सारे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से बनता हुआ देख मोचेन अपने डैड से सवाल करता है कि आखिर वो किस तरह की फॉर्मेशंस हैं। फिर उसके डैड उसे बताते हैं कि इसे कहते हैं फॉर्मेशन सील। इसका इस्तेमाल कर किसी भी तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सकता है। मोचेन उन्हें फॉर्मेशन बनाते हुए देख रहा था और वो काफी अच्छी तरह से देख रहा होता है कि आखिरकार वो किस तरह से फॉर्मेशन बना रहे हैं। फिर मोचेन अपने डैड से कहता है कि इसे तो मैं आसानी से परफॉर्म कर सकता हूँ। इसे परफॉर्म करने में काफ़ी आसानी होगी क्योंकि मैं इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ। फिर मोचेन अपने हाथों में थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा कर उस फॉर्मेशन शील्ड को बनाने की कोशिश करने लगता है। फिर वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वांग लियन ने अपने लेवल 2 के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया होता है। अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर आगे बढ़ते हैं और फिर तभी उनकी नज़र मोचेन पे पड़ती है जो कि उन्हीं की तरह सेम टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है और उसने एक फर्स्ट फॉर्मेशन शील्ड बना ली थी जिसे देख वो कहते हैं कि आखिरकार ये लड़का है कौन। के बाद मोचेन के डैड कहते हैं कि ये मेरा बेटा है जिसका नाम मोचेन है। उनकी ये बात सुन मास्टर लैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा एक बेटा भी है जो फॉर्मेशन को बनाता है। पर उसके डैड बताते हैं कि नहीं, उसने फॉर्मेशन के बारे में उसे पहले का कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ आपको देख ही कर ये सीख गया। मास्टर वोंग लियंग को ये बात हजम नहीं होती और कहते हैं कि सिर्फ देख कर ही कोई फॉर्मेशन शील्ड नहीं बना सकता। वो इस बात को कह ही रहे होते हैं कि तभी दूसरी तरफ मोचेन कहता है कि मैंने आखिरकार फॉर्मेशन शील्ड बना ही ली। फिर मास्टर वोंग लियन मोचेन के पास आते हैं और कहते हैं कि ये सच में एक फॉर्मेशन शील्ड है, क्या तुम इसे साइड कर दूसरी शील्ड बनाओगे। और इसी तरह मोचेन उन्हें एक और शील्ड बना के दिखाता है और इसी तरह मोचेन लगातार ही करके 5 शील्ड बना लेता है। उसकी इस परफॉर्मेंस को देख मास्टर वोंग लियंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर मोचेन के डैड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें फॉर्मेशन शील्ड बनाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्यों ना तुम मास्टर वोंग लियंग से फॉर्मेशन शील्ड बनाना सीख लो। इस पर मास्टर वोंग लियंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपका बेटा अकेले ही बहुत ही बढ़िया कर सकता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता हूँ। मास्टर वोंग लियंग अपने हाथ से एक डिफेंस शील्ड बनाते हैं और फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें अपनी फॉर्मेशन को बनाने के लिए अपनी पूरी पावर का इकट्ठा कर एक जगह पर फोकस कर अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करना होगा। और फिर वो अपने पास से 2 फॉर्मेशन स्क्रोल निकालते हैं और मोचेन को दे देते हैं। इससे पहले स्क्रोल का नाम होता है स्पिरिट एक्टिवेशन फॉर्मेशन, दूसरे का नाम स्पिरिट कैपेसिटी फॉर्मेशन। और वो मोचेन को बताते हैं कि तुम इन दोनों टेक्निक्स को यूज कर अपनी फॉर्मेशन की दुनिया में आगे बढ़ सकते हो। मोचेन उन दोनों स्क्रोल को लेता हुआ और मास्टर को कहता है कि थैंक यू आपका मेरा ट्रस्ट करने के लिए। उसके फादर उसको देख सोचने लगते हैं कि फॉर्मेशन बनाना तो इसके खून में ही है क्योंकि इसकी मदर काफी अच्छा फॉर्मेशन बनाती थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मोचेन का सीन दिखाया है जो कि अपने रूम में बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। 3-4 घंटों की मेहनत के बाद मोचेन अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है। फिर स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के लेट स्टेज पर पहुंच चुका होता है क्योंकि अब वो अपने फादर के साथ डार्क एबिस फॉरेस्ट में जा सकता है। फिर मोचेन सोचता है और कहता है कि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है वहाँ पर जाने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि अभी मुझे 2 फॉर्मेशन में से किसी न किसी को प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। फिर मोचेन बाहर आकर अपनी फॉर्मेशन को यूज़ करने लगता है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगता है और उसे ऐसा करते करते दिन से रात हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। मोचेन अपनी फॉर्मेशन बनाते समय काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है और बार बार वो फेल भी होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद आखिरकार वो फॉर्मेशन बनाना सीख जाता है। वहाँ पर मोचेन के फादर एंड अंकल जाओ भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मोचेन सच में काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मोचेन ने काफ़ी आसानी से उस फॉर्मेशन शील्ड पर महारत हासिल कर ली होती है। और फिर मुफेंग को पता लग जाता है कि लुओ फेंग अपनी आर्मी को लेकर डार्क एबिस फॉरेस्ट की ओर निकल चुका है, इसलिए अब हम सभी को भी डार्क एबिस फॉरेस्ट में की ओर जाना होगा। मोचेन के डैड उसे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर मोचेन आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने आपके कहे मुताबिक अपने स्पिरिचुअल लेवल को अपडेट कर लिया और मैं आपके साथ अब जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी को डार्क एबिस फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है। डार्क एबिस फॉरेस्ट में चलते हुए मोचेन के अंकल कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है कि लुओ फेंग के बाकी क्लैन मेंबर्स भी इसी फॉरेस्ट में आए हैं और वो भी इसी तरफ से गए थे, इसलिए हमें आगे चलते हुए काफी ज्यादा संभलना चाहिए। फिर मुओ फेंग कहता है कि यहाँ पर लुओ फेंग का क्लैन ही हमारा दुश्मन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे क्लैन है जो कि हमारे दुश्मन हो सकते हैं। यहाँ एबिस फॉरेस्ट के बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक है। ये सभी इसी तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी हमें लुओ फेंग के क्लैन के मेंबर्स दिखाए जाते हैं और लुओ फेंग का लीडर भी आ जाता है उनके सामने।
फिर वो क्लैन लीडर मुओ फैंग को देखकर कहता है कि आखिरकार इतने सालों बाद हम सभी की मुलाकात हो ही गई, वो भी इस डार्क एबिस फॉरेस्ट